नमस्ते सदावसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मालदीव की। एक तरफ मुस्लिम कंट्रियों में हम सब जान रहे हैं कि बांग्लादेश में एक बड़ी समस्या चल रही है और बांग्लादेश की समस्या कुछ इतनी बड़ी हो गई है कि वो ऐसा लोगों का मानना है कि भारत पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका परिणाम होगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ा गेम है ज़रूर। अब वो क्या बड़ा गेम है, कौन सा बड़ा गेम है, क्या चल रहा है, धीरे धीरे बातें निकल कर आ रही हैं। यूएस के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो बात बिल्कुल क्लियर होती है कि उन्होंने कोई जगह मांगी, कोई टापू मांगा, कुछ और मांगा और उन्होंने मना कर दी। ये राष्ट्रीय नीति सबकी रहती है, इसलिए यूएस क्यों उसमें इंटरेस्ट ले, सवाल ये था। यूएस इंटरेस्ट नहीं लेगा और इंटरेस्ट की जहाँ तक बात आती है तो फिर यूएस शांत बैठेगा। अब यूएस के शांत बैठने पर अगर कोई बात खड़ी होती है और सवाल पैदा होते हैं तो होना स्वाभाविक है। लेकिन भारत एक बांग्लादेश का प्रमुख अलायंस है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अटल जी कहा करते थे कि संसार में सब कुछ बदला जा सकता है, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाना आवश्यक है। कोई भी देश किसी भी दूसरे देश को अगर कवर करना चाहता है तो उसके सबसे पहले उसके पड़ोसियों पर और बॉर्डर राज्यों पर टारगेट करता है। कम्युनिस्ट भारत के बॉर्डर राज्यों पर टारगेट करते हैं, मुस्लिम भारत के बॉर्डर राज्यों पर टारगेट करते हैं और चाइना जैसे कंट्री और अमेरिका ये भारत के चारों ओर के कंट्रियों को कवर करते हैं। अब भारत की परिस्थिति चूंकि ऐसी है, भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है और बांग्लादेश है। अफगानिस्तान का बॉर्डर लीगली हमारा लगता है लेकिन फैक्चुअली हमारा नहीं लग रहा है, मतलब हकीकत में नहीं लग रहा है। हकीकत में मतलब वो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। अब हमारे देशों में, हमारे अगल बगल के देशों में मालदीव बहुत दूर नहीं है भारत से। श्रीलंका एकदम लगा हुआ है, इधर बांग्लादेश लगा हुआ है, तिब्बत लगा हुआ है, भूटान बिल्कुल अंदर ही बैठा हुआ है, नेपाल चाइना और भारत के बीच में बैठा हुआ है और ऊपर हमारी चाइना की बाउंड्री लगते लगते अफगानिस्तान को कहीं टच करती है और उस पर पाकिस्तान बैठा हुआ है और एक तरफ पाकिस्तान पूर्ण रूप से बैठा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि मालदीव के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ, तिब्बत के साथ और इनके नेपाल और भूटान के साथ हमारे संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अगर हम इनको दूसरे शब्दों में कहें तो ये सार्क कंट्री भी है। अब इन कंट्रियों के साथ अगर हमारे बहुत अच्छे संबंध रहते हैं तो ये बृहत्तर भारत है, यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि भारत एक सब कॉन्टिनेंट है। कुछ कंट्रियों ने तो पूरा पूरा कॉन्टिनेंट कब्जा करके रखा है, जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं पूरा कॉन्टिनेंट कब्जा करके बैठा। अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक हिस्से पर, रशिया पूरा ऊपर का हिस्सा कवर किए हुए बैठा है। मैं मानता हूं कि अफ्रीका में कई कंट्री हो गए, मैं मानता हूं यूरोप में कई कंट्री हो गए हैं, एशिया में भी बड़े बड़े कंट्री, लेकिन उपमहाद्वीप के रूप में अगर संसार में देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जो उपमहाद्वीप है और अंग्रेज़ों के आने से पहले इस उपमहाद्वीप को एक उपमहाद्वीप के रूप में माना जा सकता है और संसार का केवल एक कंट्री ऐसा है, केवल एक कंट्री ऐसा है जिसका नाम महासागर के नाम से, यानी कि वो महासागर को भी जोड़ता है और ऊपर हिमालय से हिंदुकुश हिमालय से जोड़ता है। हिमालय और महासागर के बीच में एक आर्क बनी हुई है, उस आर्क के अंदर बसा हुआ एक देश। अब अंग्रेज़ जब यहाँ से जाता है या अंग्रेज़ यहाँ पर रहता है तभी वो उसको तोड़ना शुरू कर देता है। अंग्रेज़ जब यहाँ से जाता है तो वो तोड़ कर जाता है। खाड़ी से अंग्रेज़ जाता है तो 2 के 50 बना कर जाता है, भारत से जाता है तो 1 के 3 बना कर जाता है, 2 बना कर जाता है। उससे पहले 37 में ही म्यांमार हिस्सा बाहर निकाल देता है। ऐसे बहुत सारी घटना, लेकिन इन सबको अगर मिलाकर देखोगे तो भारतीय उपमहाद्वीप आता है और उसके महाद्वीप उसके द्वीप समूह आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, लक्षद्वीप द्वीप समूह आता है और इसी प्रकार से अगर हम लोग कुछ आगे बढ़ें तो वो मालदीप आता था। श्रीलंका की रामायण के काल से अगर हम देखते आए हैं तो लंका के साथ हमारा वो रहा है, लेकिन वो भी भारत ही था क्योंकि रावण का राज्य भी नागपुर तक लगता था। यानी कि खर दूषण का जो प्रकरण है वो आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक लगता था, यानी कि आज का चित्रकूट में ही सारी घटनाएं हुई थी।
मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि इसकी सत्यता, कुछ लोग कहेंगे ये नहीं वो नहीं वो, इस तरह के विवाद खड़े करते हैं, लेकिन हाँ ये मैं मानकर चलता हूँ कि रावण का राज्य भारत के, दक्षिण भारत के बहुत बड़े हिस्से पर था, इसलिए इनको एक कहा जा सकता है। जिस समय रामायण का काल चलता है उस समय नेपाल, और नेपाल मतलब उस समय का जनकपुर और अयोध्या के बीच में हम सब जानते हैं कि विवाह के संबंध हुए। छोटे छोटे राज्य भी हैं, उनका चक्रवर्ती सम्राट भी है, तो इनका सबका चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या में बैठता है। ये बात समझ में अगर आ जाएगी हमारे राजनेताओं को या हमारी पॉलिटिक्स को या इन देशों को कि भाई हम कभी एक ही हुआ करते थे और हमारा प्रोटेक्शन तभी है जब हम सब एक रहेंगे। अगर हम सब एक नहीं रहेंगे, एक समूह बनकर नहीं रहेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर नहीं रहेंगे, तो फिर हमारा इस्तेमाल विदेशी शक्तियां करेंगी। भले ही आज हम 1 के 10 हो चुके हों, ऑफिशियली 10 कंट्री हैं, सार्क देशों की बात करते हैं तो 10 कंट्री, ऑफिशियली हम 10 कंट्री बन गए हों, लेकिन हमारी प्रवृत्ति एक सी है, हमारा रहन सहन एक सा है, हमारे मजहब दूसरे घुस गए हैं। कुछ समय से, बहुत ज़्यादा समय से नहीं, 500-700 साल से मजहब दूसरे घुस गए हैं, जिससे लोगों की आस्थाएं बदल गई हैं और कंट्रियों में से कंट्री निकलने लगे। ये बात हम सबको मालूम है कि बांग्लादेश में सारे कंट्री जो विदेशी कंट्री हैं वो अपनी टांग अड़ाए हुए हैं, यही कारण था वहाँ। लेकिन जो इस समय बांग्लादेश में चल रहा है वैसा ही कुछ लोग वोट भी उसको दे देते हैं, उसके बाद ही वो निर्णय भी करता है कि भारतीय फौजों को यहाँ से हटाना है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्होंने ले रखे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ से हटाने हैं। बड़ा भारत में लोगों की चिंता का विषय बन गया क्योंकि वो चाइना की एंट्री मार रहा है। ऐसे ही हम सबको मालूम है श्रीलंका में भी चाइना की एंट्री हुई थी और ऐसे ही बांग्लादेश में भी चाइना एंट्री करना चाहता है, तो वो एंट्री करना चाहता है मालदीव में। अब मालदीव में हम कैसे उसको रोकें? तो यहाँ पर मालदीव में विदेशी एंट्री रोकने के लिए भारत सरकार में कुछ हलचल हुई, तो हमारे प्रधानमंत्री, हम सब जानते हैं कि मोदी जी कूटनीति के मामले में विश्व के सर्वोच्च नेता हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं कह सकता कि मोदी जी विदेश नीति के मामले में और कूटनीति के मामले में विश्व के सर्वोत्तम नेता हैं। अकेले की बात करूं, उन देशों की मशीनरी, इंटेलिजेंस एजेंसियों को छोड़ दीजिए। मोदी जी ने सिर्फ इतना सा काम किया कि वो लक्षद्वीप चले गए और लक्षद्वीप जाकर वो स्नान करके आए और उन बीचों पर जो उन्होंने वहाँ मौज मस्ती की उसकी फ़ोटो ट्वीट कर दी और कह दिया कि भाई हमारे द्वीप भी बहुत अच्छे हैं। परिणाम इसका निकला कि मालदीव में पहले से इस्लामिक रास्ते पर चल गए होंगे, चाहे वो चाइना के प्रभाव में हो, पाकिस्तान के प्रभाव में, जो भी हुआ, लेकिन वो रास्ता अपना बदल रहे थे। नतीजा निकला कि वहाँ के मिनिस्टर्स ने अपने प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को कहना शुरू कर दिया। भारत की राष्ट्रवादी जनता, याद रखिएगा, भारत में 80% जनता राष्ट्रवादी है। भारत की राष्ट्रवादी जनता ने मालदीव के वीज़ा कैंसिल कर दिए, मालदीव के टूर कैंसिल कर दिए, मालदीव की बुकिंग ख़त्म कर दी, मालदीव जाने वाले प्लेन खाली जाने लगे, मालदीव के होटल खाली हो गए, मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो एकदम धड़ाम हो गई। अपोजिशन, वहाँ की अपोजिशन को मौका मिला, उन्होंने कहा आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। खैर मालदीव के प्रधानमंत्री ने, उनके जो मंत्रिपरिषद है, उनके टूरिज्म मिनिस्टर, उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगनी शुरू करी, लेकिन भारत का सेंटीमेंट तो जाग चुका था। परिणाम ये निकला कि मालदीव की इकोनॉमी चलेगी कैसे? मालदीव की इकोनॉमी तो टूरिज्म से ही चलती है, कुछ उगाते तो है नहीं वो, और टूरिज्म भारत से ही जाता है, और भारत अगर उस पर मना कर देता है तो फिर क्या? परिणाम निकला कि मालदीव धरातल पर आ गया। आज कल जब भारत के विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा हुई तो वो सब कुछ, सारा प्रभाव साफ दिखाई पड़ा। जितनी वैमनस्यता मालदीव कर रहा था, जितना वो विचार कर रहा था और जो वो स्टेप ले रहा था नया प्रधानमंत्री होने के बाद, वो सारे धड़ाम दिखाई पड़े। यहाँ तक कि मालदीव के 28 द्वीप, 28 आइलैंड्स, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 28 आइलैंडों के जो ड्रेनेज सिस्टम है और वाटरवेज का भारत के साथ एग्रीमेंट हो गया, यानी कि वो ड्रेनेज और वाटरवेज भारत को हैंडओवर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको मैनेज भारत करेगा। वैसे भी हम सब जानते हैं कि मालदीव का जो आज स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भारत ने ही डेवलप किया है, भारत ने ही उनको धन दिया था, भारत ने ही उनको फैसिलिटी दी थी, भारत ने ही उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, मालदीव है कितना, इतना बच्चा सा है, मालदीव को मालदीव ही भारत ने बनाया था।
लेकिन भाई जब कोई सोच लेता है कि नहीं नहीं ऐसा हम तो स्वतंत्र हो गए और हम तो अब बड़े हो गए हैं और हम तो अब उस चंगुल से बाहर निकलेंगे, तो पर प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। तो बड़ा मालदीव को जैसे लगा कि वो बड़े हो गए, भारत की मदद की आवश्यकता नहीं रही, तो मालदीव की इकोनॉमी एकदम धड़ाम हुई। एस जयशंकर के साथ उन्होंने 1000 सिविल सर्वेंट्स को भारत में ट्रेंड करने के लिए भी एग्रीमेंट किया और 28 द्वीप समूहों के लिए भारत के साथ एग्रीमेंट किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो भारत के लिए उल्टा सीधा शुरू में करके लाए थे कि भारत को बाहर करेंगे, वो प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के कसीदे कसने में कल कोई कमी नहीं रखी। उनके विदेश मंत्री, उनके मंत्रालय भारत की जिस तरह से स्तुति बजाई है, मोदी जी की जिस प्रकार से तारीफ करनी शुरू की है, और उस कार्यक्रम में जिस प्रकार से भारत भारत चिल्लाया गया और ये कहा गया कि भारत हमारा नेचुरल अलायंस है, भारत हमारा मित्र ही नहीं है, हम भी भारत की प्रकार के ही हैं, हमारी एक सी सोच, हमारा ये वो तारीफें। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ से निकालने की बात हो रही थी, उसके लिए भी पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है इन द अनदर फॉर्म्स, यानी कि सिविल सर्वेंट के रूप में हमारे लोग काम करेंगे। अब मालदीव वैसे काम करने के लिए तैयार है जैसे भूटान हमारे साथ काम करता है। भूटान अलग देश जरूर है, लेकिन भूटान के सिविल सर्वेंट्स भारत में ही ट्रेंड होते हैं। भूटान की एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारे पास है। भूटान का अंदर का टूरिज्म स्ट्रक्चर भारत से ही चलता है और टूरिज्म इंडस्ट्री भी भारत से ही चलती है उनकी। वैसे ही मालदीव, टाइम लगा उसको 4-6 महीने का, लेकिन मालदीव भी फिर उसी रास्ते पर आया जैसा उनके यहाँ नए प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले था, यानी कि उनके नए प्रधानमंत्री के रुख के विरुद्ध वो प्रधानमंत्री अब भारत की स्तुति बजाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। कारण ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश का हाल उन्होंने देख लिया हो कि अगर उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर मोइज़ू चलना चाहते हैं या जिस रास्ते पर उन्होंने चुनाव लड़ा, तो ऐसा ना हो कि भारत वाली स्थिति मालदीव में जाए। और मालदीव में 4-5 लाख लोगों की आबादी है। मालदीव ये लोड झेल नहीं पाएगा। जो बांग्लादेश झेल रहा है वो मालदीव नहीं झेल सकता, जो श्रीलंका झेल रहा है वो मालदीव नहीं झेल सकता। और टूरिज्म, जैसे मैंने कहा कि भारत अगर कह देता है दिस इज द कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न, तो आप समझ लीजिए कि मालदीव की कोई इंडस्ट्री ही नहीं है, उनकी केवल टूरिज्म इंडस्ट्री है। इसलिए वो भारत से ही, और वो इंडस्ट्री भारत से ही चलती है। दूसरे कंट्रियों के लोग भी इसीलिए आते हैं क्योंकि भारत का मेन टूरिज्म स्थल है। और हमें सबको मालूम है कि ये जब से प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप होकर आए थे, उसके बाद लक्षद्वीप विकसित होना शुरू हो गया, लक्षद्वीप में टूरिज्म ज़्यादा होना शुरू हो गया। और हमारे पास आइलैंडों की कमी नहीं है, 43 आइलैंड हैं, एक उसमें 100 से ऊपर आइलैंड हैं। तो जिस कंट्री के पास 150 लगभग अपने आइलैंड्स हों और बहुत खूबसूरत हों, जिनके पास अपना हिल स्टेशंस हों, जम्मू कश्मीर जैसा, हिमाचल जैसा, लद्दाख जैसा, उत्तराखंड जैसा या दार्जिलिंग जैसा, जिस कंट्री के पास इतने अच्छे स्थान हों, वो स्विट्ज़रलैंड को फेल कर रहे हों, और जो आइलैंड की इंडस्ट्री है, आइलैंड हैं, वो भी विश्व के आइलैंडों को फेल कर रहे हों, केवल उनको डेवलप करने की बात आती है, वो भारत सरकार इस समय कर रही है। डेजर्ट, संसार के सबसे बेस्ट डेजर्ट टूरिज्म स्थल हमने बनाए हैं, चाहे वो कच्छ से लिए शुरू हुआ हो या राजस्थान से शुरू हुआ। लेकिन हमने टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर, उस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ हमने तीर्थाटन इंडस्ट्री, जिस पर बहुत सरकार ध्यान दे रही है इस समय, मंदिरों का निर्माण कर रही है, उनके रास्ते साफ कर रही है, 4 धाम यात्रा हो, राम मंदिर का अभियान हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण की भूमि हो, द्वारिका का डेवलपमेंट हो, दक्षिण भारत के डेवलपमेंट हो, रामायण सर्किट की बात हो, बुद्ध सर्किट की बात हो, ये सब हम डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जनता, हमारे पास पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज़्यादा है, हम क्यों ना अपने लोगों, अपने यहाँ उनको एक्सप्लोर करें। हमने किया, लेकिन मालदीव ने जिस प्रकार से सरेंडर किया है वो काबिले तारीफ है। ये भारत की कूटनीति थी। भारत ने बहुत कम समय में ही उनको याद दिला दिया कि भारत के बगैर
मालदीव नहीं चल सकता। और मालदीव को भी समझ में आ गया कि जो उनको भड़काने सुलगाने वाले देश हैं वो बहुत दिनों तक उनका साथ नहीं दे सकते। इसलिए इस भारत की कूटनीतिक जीत के लिए हम सबको भारत सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए, विदेश मंत्री को अप्रिशिएट करना चाहिए और प्रधानमंत्री को अप्रिशिएट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।